पिछली कड़ी में हमने उप्रेती ब्राह्मणों की उत्पत्ति एवं उनके नामकरण के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के मतों का अध्ययन किया था। आज हम उपलब्ध प्रमाणों एवं गहन अन्वेषण के आधार पर उप्रेती ब्राह्मणों की उत्पत्ति एवं उनके नामकरण की वास्तविक घटना का उल्लेख करेंगे। मणकोटी राजवंश के संस्थापक राजा करमचंद्र के शासनकाल में शिक्षा, साहित्य, नीतिशास्त्र एवं धर्म का प्रचार प्रसार अपेक्षाकृत औसत ही था, क्योंकि उनके राज्य में अशिक्षित एवं आदिम जातियों की बहुतायत तथा विद्वानों, धार्मिक एवं नीति निपुण व्यक्तियों, शिक्षाविदों तथा धर्मात्माओं का सर्वथा अभाव था। ब्राह्मणादि उच्च कुलीन जातियां तो इतनी नगण्य प्राय थीं कि इन्हें दीपक लेकर ही ढूंढना पड़ता था। चूँकि राजा स्वयं विद्वान एवं नीतिज्ञ थे, इसलिए चाहते थे कि उनके राज्य में विद्वानों एवं नीति निपुण व्यक्तियों की अधिक से अधिक संख्या हो तथा राजकाज में ऐसे ही व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो। 7वीं शताब्दी अभी अभी समाप्त होकर 8वीं शताब्दी चल रही थी। इस समय उनके यहाँ का मंत्री पद भी योग्य व्यक्ति के अभाव में रिक्त था। राजा इसे लेकर बहुत चिंतित थे और किसी योग्य एवं विद्वान व्यक्ति की निरंतर तलाश में थे। कुशल दरबारियों की सम्मति लेकर उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य में विद्वानों के आमंत्रण हेतु जोड़ी पिटवाई। कई स्थानीय विद्वान आए भी, उन्हें उनकी योग्यतानुसार कार्य भी सौंपे गए, परंतु राजा जैसा चाहते थे वैसा विद्वान एवं नीति निपुण व्यक्ति नहीं मिला। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिए कि हमारे राज्य के बाहरी राज्यों से भी विद्वानों को आमंत्रित किया जाए। आदेश के पालन में बाहरी राज्यों को आमंत्रण पत्र भेजे गए। बहुत से विद्वानों का बाहर से आगमन भी हुआ और उनमें से कई व्यक्तियों को राज दरबार में पदस्थ भी किया गया, परंतु फिर भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। उत्तराखंड की भूमि प्राचीन काल से ही देवी देवताओं के निवास एवं तीर्थ स्थलों का केंद्र मानी जाती रही है। यही कारण है कि यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष से तीर्थयात्री दर्शनार्थ आते रहे हैं। उस समय विकसित मार्गों तथा आवागमन के साधनों का अभाव होने के कारण यात्री प्रायः पैदल ही यात्रा संपन्न करते थे, जिससे उन्हें यहाँ के गाँव में पड़ाव डालकर कई दिनों तक और कई महीनों तक रुकना पड़ता था। इस बीच स्थानीय लोगों से उनका संपर्क एवं वार्तालाप भी स्वाभाविक रूप से होता रहता था। इनमें से विद्वान ब्राह्मण अपने विश्राम की अवधि में भजन पूजन के अतिरिक्त सत्संग और शास्त्रार्थ भी किया करते थे, जिनमें स्थानीय निवासी भारी मात्रा में एकत्रित हुआ करते थे। जब ऐसे विद्वान ब्राह्मणों की ख्याति राजाओं तक पहुंचती तो वे उनको बुलाकर अपने दरबार में नियुक्तियां भी दे दिया करते थे। इस प्रकार कुछ ऐसे विद्वान ब्राह्मण जिनका इस पवित्र भूमि पर तीर्थ यात्रा के प्रयोजन से पदार्पण हुआ था, राजाओं द्वारा अपने यहाँ उन्हें कुछ पदों पर नियुक्त भी किया गया था। जब बाहरी आमंत्रण के बाद भी मनचाहे विद्वान ब्राह्मण नहीं मिले तो दूसरे राजाओं की भांति मणकोटी राजा करमचंद्र ने भी दरबारियों को आदेश दिए कि हमारे राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों पर नज़र रखी जाए और उनमें से विद्वान ब्राह्मणों की हमसे भेंट कराई जाए। अब यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों पर नज़र रखी जाने लगी। संयोग से एक बार पंडित शिव प्रसाद वाजपेयी कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपने 6 सहयात्रियों के साथ कन्नौज से उत्तराखंड की तीर्थयात्रा पर आए। उनके दल में एक वे स्वयं, 3 उनके रिश्तेदार तथा 3 अन्य, कुल मिलाकर 7 ब्राह्मण थे। उस दिन वे गंगोली हाट स्थित प्रसिद्ध कालिका देवी के दर्शन के उपरांत गंगोली के उपराया नामक गांव से गुजर रहे थे। अंधेरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। गांव में रात्रि विश्राम के समय उन्हें ज्ञात हुआ कि उस गांव का नाम उपराया है और लगभग वह पूरा गांव ब्राह्मणों का है। पंडित जी यह जानकर बड़े प्रसन्न हुए। इस गांव का नाम उपराया कैसे पड़ा, इसका उल्लेख हम पिछले भाग में कर चुके हैं। आपको बता दें कि पंडित शिव प्रसाद वाजपेयी जिस कन्नौज से आए थे वह उस समय ब्राह्मणवादी प्रभाव और काशी के बाद सबसे अधिक विद्वान ब्राह्मणों का केंद्र था। स्वाभाविक रूप से पंडित शिव प्रसाद वाजपेयी संस्कृत के उद्भट विद्वान, शास्त्रार्थ में निपुण, नीतिशास्त्री, धारा प्रवाह वक्ता, राजनीतिक चातुर्य के धनी एवं उच्च आचार विचार के पुरुष थे। कहा जा सकता है कि सद्गुणों से उनका मणिकांचन के समान नाता था।
उनके व्याख्यान तो ऐसे होते थे कि लोग सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तीर्थ यात्रा के दौरान विश्राम के समय और तो कोई काम होता नहीं था, इसलिए पंडित वाजपेयी भजन कीर्तन, सत्संग तथा धार्मिक चर्चाओं आदि के कार्यक्रम आयोजित किया करते थे। उस दिन भी उन्होंने पहले की तरह अपने शिविर में धार्मिक सत्संग का आयोजन किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी और उनका सत्संग सुनने लगी। दूसरे दिन उन्हें प्रस्थान करना था, परंतु ग्रामीणों ने कुछ दिन और इसी गांव में रुकने का उनसे आग्रह किया। ग्रामीणों के आग्रह पर वे यहाँ 2 दिन और रुक गए। अब तो आसपास के क्षेत्रों में उनकी खूब चर्चाएं होने लगी। राज कर्मचारी तथा राजा के गुप्तचर तो ऐसे लोगों पर नज़र रख ही रहे थे, इसलिए उनकी ख्याति राजा तक पहुँच गई। राजा ने दरबारियों के माध्यम से ससम्मान उन्हें अपने दरबार में बुलाया और शास्त्र चर्चा एवं राजनीति पर उनसे वार्तालाप किया। राजा उनकी वार्ता तथा व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पंडित वाजपेयी को अपने राज्य में प्रतिष्ठापूर्वक तत्काल अपना मंत्री नियुक्त कर ब्राह्मणों का वही उपराया नामक गांव, जहां वे रुके थे, जागीर में देकर वहीं निवास करने का आग्रह किया। पंडित वाजपेयी विद्वान तो थे ही, वे उपरती भी थे, अर्थात विरक्त थे। उन्हें सांसारिक वैभव की कोई लालसा नहीं थी, इसलिए उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। वे राजा के आग्रह को ठुकरा तो न सके, परंतु उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी कि वे इस सेवा के बदले उनसे न तो कोई मानदेय ग्रहण करेंगे और न ही कोई उपहार स्वीकार करेंगे। इससे राजा और अधिक प्रभावित एवं प्रसन्न हुए और उनकी शर्त तत्काल स्वीकार करते हुए पंडित वाजपेयी को मंत्री पद तथा उनके सहयात्रियों को उनकी योग्यतानुसार राजपुरोहित, सलाहकार तथा उपमंत्री आदि के पदों पर पदस्थ कर दिया तथा निवास करने के लिए वही उपराया नामक गांव ताम्रपत्र पर लिखकर घूंट अर्थात जागीर में दे दिया। इस प्रकार पंडित जी अपने सहयात्रियों सहित उस गांव में बस गए। पंडित वाजपेयी मंत्री पद प्राप्ति से इतने खुश नहीं थे जितने उपराया नामक गांव में बसने से खुश थे। इसका कारण यह था कि एक तो उस गांव का नाम उपराया था, दूसरे वे स्वयं उपरती थे, तीसरे वह ब्राह्मणों का गांव था और चौथे वे इसी गांव में सत्संग कर चुके थे। स्पष्ट कर दें कि इस समय इस गांव के ब्राह्मणों को गांव के नाम के कारण उपरैया ब्राह्मण कहा जाता था, परंतु अब पंडित वाजपेयी, उनके 6 सहयात्रियों तथा गांव के ब्राह्मणों ने आपस में सम्मति कर निश्चय किया कि अब वे सभी उपरैया नहीं उपरेती ब्राह्मण कहलाएंगे तथा गांव भी उपराया नाम से नहीं उपरात्या नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार इस गांव में रहने वाले ब्राह्मणों को उप्रेती तथा गांव उपरात्या कहा जाने लगा। इस बीच पंडित शिव प्रसाद उप्रेती ने अपने मूल निवास अर्थात कन्नौज से अपने अन्य रिश्तेदारों को भी यहाँ बुलवाकर बसा लिया। इस प्रकार अब यहाँ कई उपजातीय तथा कई ऋषि गोत्रीय ब्राह्मण एकत्रित हो गए, जिन सभी को उप्रेती ही कहा जाने लगा था। यहाँ एक सह घटना की चर्चा भी प्रसंगानुकूल होगी। वह यह है कि चूँकि पंडित जी ने पारिश्रमिक लेना अस्वीकार कर दिया था, इसलिए राजा के मन में इनके प्रति और अधिक श्रद्धा एवं सम्मान बढ़ गया था। इसके प्रतिफल उन्होंने प्रसन्न होकर अपने राज्य की सर्वोच्च उपाधि का नामकरण उप्रेती उपाधि कर सर्वप्रथम पंडित वाजपेयी को ही उस उप्रेती उपाधि से विभूषित कर दिया था। इस प्रकार उप्रेती ब्राह्मणों का केवल एक उपनाम ही नहीं अपितु यह एक उपाधि भी थी, जो उस समय उस राजा द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि थी। पंडित शिव प्रसाद उप्रेती को मंत्री बनाए जाने के पश्चात उनके अन्य रिश्तेदारों की भी नियुक्तियां राज दरबार में उनकी योग्यता अनुसार कर दी गई। इस प्रकार अब इस राज्य में सभी महत्वपूर्ण पदों जैसे मंत्री, धर्माध्यक्ष तथा राजवैद्य आदि पर उप्रेती ब्राह्मण ही पदस्थ हो चुके थे, जिससे पूरे राज्य में उप्रेतियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। राज्य में उप्रेतियों की नियुक्तियां होने के पश्चात राज्य प्रबंधन इतना सुदृढ़ हो गया था कि गंगोली व्यापार का एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां दूर दूर के राज्यों से लोग व्यापार के लिए आने लगे थे। इससे राजकोष भी बढ़ने लगा था और राजा भी उप्रेतियों से प्रसन्न थे। इस प्रकार राज्य की समृद्धि से आकर्षित होकर यहाँ कई विद्वान ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियाँ बसने लगी। समय के साथ साथ इन उप्रेतियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी थी।
इसलिए इनमें से कुछ उप्रेती ब्राह्मण चंद वंशियों के राज्य में जाकर अपनी योग्यतानुसार उच्च पदों पर पदस्थ हो गए, कुछ पतनोन्मुखी कत्यूरी राज्य में जाकर भी बस गए तथा कुछ नेपाल और भूटान आदि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की ओर प्रवासित हो गए।